वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 मैथ्स स्टैंडर्ड का क्लास 10th का सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन पेपर कोड है 33-1। यहां पर सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? The pair of linear equations x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x is equal to 6y minus h, इसके पास कैसे सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास? वो हमें दे रखी हैं x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो फर्स्ट, एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1। अब इस माइनस को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो सेकेंड। अब यदि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, और यहां पे यदि a1 अपॉन a2 हमारे पास नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो लाइंस होती हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग और उनके पास होता है वन सॉल्यूशन। एंड यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट एंड उनके पास होते हैं आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड यदि केस आता है आपका थर्ड, दैट इज a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो लाइंस होती हैं पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। अब इन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड विद किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो a1 अपॉन a2 यहां पे मैं लिखना चाहूं, a1 हमारे पास है 1 और a2 हमारे पास है -3। b1 अपॉन b2 में लिखना चाहूं तो b1 है 2 और ये है -6 यानी माइनस का 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा 5 अपॉन 1। आप चेक करें तो ये दोनों इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो पैरेलल लाइंस होंगी एंड नो सॉल्यूशन। लाइंस पैरेलल हैं और उनका कोई भी सॉल्यूशन यहां पे नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब लाइंस पैरेलल ही हैं तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी और उनका कोई सॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दे रखी है, द गिवन एपी इज, यहां पे है 1/2x, 1 माइनस 4x बाई 2x, 1 माइनस 8x बाई 2x डैश डैश डैश। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब समझें, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जैसे सेकंड और थर्ड है, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा a2 माइनस a1 से, a3 माइनस a2 से, या फिर a4 माइनस a3 से भी मिल जाएगा। तो a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, यहां पे एलसीएम आ गया 2x, तो यहां पे आ गया 1 माइनस 4x, यहां पे माइनस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस का 4x बाई 2x, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2।
तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहां पे -2 आ गया। केवल सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, two dice are thrown together, the probability that they show different numbers is, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि उन पर दोनों पर डिफरेंट नंबर आएंगे। तो इसको निकालने के लिए ना आप आसान कर लें कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि उन पे सेम नंबर आएगा। अब सेम नंबर आएगा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिफरेंट नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी यहां पर मिल जाएगी। तो हम यहां पे कहते हैं two dice are thrown, total cases are, तो हमारे पास जो टोटल केसेस हैं वो क्या होते हैं, ये अगर हम आपके पास लिखना चाहें 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 और 1,5 एंड 1,6। सिमिलरली 2,1 से 2,6 तक, 3,1 से 3,6 तक, 4,1 से 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, 6,1 से 6,6 तक, यानी टोटल हमारे पास 36 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं अगर दो डाइस को रोल किया जा रहा है। तो आप समझें, वो कह रहा है कि दे शो डिफरेंट नंबर, तो मैं यहां मान लेता हूं लेट ई डिनोट्स द इवेंट दे शो सेम नंबर, क्योंकि सेम नंबर वाले केस को लिखना आसान है। तो यहां पे ई के अंदर क्या आ जाएंगे, देखो सेम नंबर वाले हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। केवल यही केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों पर क्या होता है, सेम नंबर होता है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा, पीई वो हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल है 6, टोटल है आपके पास 36, यानी 1/6। बट मुझे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ, बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। आप समझो कि अगर नंबर्स सेम नहीं होंगे तो डिफरेंट होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर नंबर सेम नहीं होंगे तो डिफरेंट होंगे, मतलब सेम नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 माइनस पीई यानी 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। ई मान लेना सेम ना आना, तो उसमें केवल 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। यानी कितने हो गए, 30 बच गए, और 30 अपॉन 36 हो जाएगा आपका 5/6। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट वहां आपको फेवरेबल केसेस में 30 एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, दैट्स वाई मैंने इस तरीके से भी आपको बता दिया है। अब जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/6, यानी कि किसी क्वेश्चन का सही गैस आंसर गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x/6 है। And if the probability of not guessing the correct answer is 2/3, वैल्यू ऑफ x बता दीजिए। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर गैस करने और ना करने दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे मैं मान लेता हूं लेट e denotes the event of guessing the answer,
तो यहां पे जो पीई है वो गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है x/6, और पीई नॉट होगा गैस ना करने की प्रोबेबिलिटी, वो हमें दे रखी है 2/3। हम ये जानते हैं कि किसी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को यदि हम ऐड कर दें तो उनका जो सम है वो 1 के इक्वल होता है, चाहे वो कैसा भी इवेंट हो। कोई भी इवेंट हो उसके होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने ऐड कर दी तो वो 1 के इक्वल होती है। यानी x/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले आइए। x/6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3 इज 1/3। यहां पे आ गया x/6 इज इक्वल टू 1/3, यहां ले जाए 6/3 दैट इज 2, विच इंप्लाइज कि जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए की पॉइंट हमने क्या यूज किया है, उस इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया, और हमें फिर उसको ऐड करने के बाद जो उनका रिजल्ट है वो 1 के इक्वल होगा, और केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन 5 देखिए। इफ ए बी और सी हमें तीन नंबर्स दे रखे हैं तो हमें एलसीएम ऑफ ए बी सी जो है 3780 दे रखा है, देन जो x है वो किसके इक्वल होगा। मैं ए बी सी तीनों को लिखता हूं। ए जो है वो हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। बी हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सी हमें दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो एलसीएम ऑफ ए बी सी है वो 3780 दे रखा है, ये हमें गिवन है। अब ये तो गिवन है, मैं एलसीएम ऑफ ए बी और सी जो है वो निकाल भी तो सकता हूं। एलसीएम ऑफ ए बी सी में निकाल सकता हूं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है सभी को इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे 2 सभी के अंदर है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 सभी के अंदर, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर x हाईएस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 नहीं है तो ये भी आएगा, और 7 सभी, मतलब कॉमन जो है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है वो सभी एज इट इज आ जाते हैं। ये एलसीएम हमने निकाला, ये दे रखा है तो दोनों इक्वल होंगे, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल होगा 3780। केवल 3 की पावर x को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। यहां पे हो गया, यहां पे आप देखिए 4 से 5 से 7 से, और ये 3 की पावर x 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 3। बेस सेम तो पावर्स भी इक्वल होंगे, यानी x जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3। तो हमें x की ही वैल्यू यहां पर निकालनी थी। की पॉइंट क्या यूज करना है, एलसीएम उसने दे रखा है, एलसीएम हम निकाल लेंगे दोनों, क्योंकि सेम एबीसी के एलसीएम होंगे तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, और जैसे ही हम दोनों को इक्वल रख लेंगे x की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 6 है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, द पॉलिनोमियल इज, वो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 9, और हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। तो पहले तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। -9 इंटू 2, हमें प्रोडक्ट तो चाहिए -18, और सम चाहिए उनका -3। तो यहां पे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, 2x² -18 जिनका प्रोडक्ट आए, तो यहां पे -6 प्लस 3x -3x प्लस 3x प्लस 9। अब आप चेक करिए दोनों का जो सम है वो तो -3, प्रोडक्ट हो जाएगा -18। 2x कॉमन ले लेंगे तो x -3
प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x-3। दोनों में से x-3 कॉमन आ जाएगा और यहां पे 2x+3 हो गया। 4 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, इस px को मैं क्या रख लूंगा, 0 के इक्वल रख लूंगा, यानी यहां से x-3 इंटू 2x+3 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो ये पहले वाली टर्म 0 होगी या फिर आपका 2x+3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से तो x आ गया 3 और यहां से -3, x आ गया -3/2, यानी x की दो वैल्यूज आ गई 3 और -3/2, यानी ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, लेट से द टावर इज ए बी, उससे 30 मीटर अवे एक पॉइंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी तरफ लें, आप इस तरफ ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री है। तो यहां पे हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, तो हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी हमें निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी में ले लेता हूं, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि ये राइट एंगल है, एंगल से राइट एंगल की तरफ मूव करेंगे बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होता है 10 और एंगल है 60 डिग्री। ए बी हमें निकालना है, बी सी इज 30 और tan 60 होता है √3। इसको इधर ले आओ, ए बी इज इक्वल टू 30√3 और यूनिट क्या दे रखी है, दैट इज मीटर। सो दिस इज हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर जो है वो क्वाइट इजीली हमें मिल गई इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, वी हैव अ मिस्टेक, इसको थोड़ा ऐसे नाम दे देना, ए बी। अब ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो हमें केवल इन ट्रायंगल ए बी सी लेना है और हाइट ऑफ टावर हमें यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 8 देखिए, यहां पर है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin फाई इज इक्वल टू 1/2। मुझे वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस फाई की, tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है। यदि मुझे थीटा और फाई पता चल जाए तो मैं उनकी वैल्यू यहां रख दूंगा और फिर tan की जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहां लिख पाएंगे। तो सारा काम हमें किस पर करना है, थीटा और फाई निकालने के लिए। समझो, cos की ऐसी वैल्यू, cos किस एंगल पर 3/√3/2 होता है, cos √3/2 होता है आपका 30 डिग्री पर। अब इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, यानी जो थीटा है वो हो गया 30 डिग्री। साइन 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पर। इन एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी फाई आ गया 30। मुझे वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस फाई की, तो वैल्यू रख दो tan 30 प्लस 30 यानी कि tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3 आ गई। की पॉइंट यही है कि आपको थीटा और फाई की वैल्यू अलग अलग निकाल लेनी है, फिर उन्हें tan थीटा प्लस फाई में रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल जाए। क्वेश्चन 9 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो सर्कल हैं हमारे पास, वी हैड टू सर्कल्स। अब वो कह रहा है जो दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्टिंग है, इनसे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती है।
अगर वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्टिंग है तो आप समझो कि भाई एक टेंजेंट मैं यहां से बना सकता हूं जो दोनों पर टेंजेंट हो जाएगी, दैट इज एक तो ये हो गई। एक इसी तरीके से नीचे हो सकती है जो दोनों पर कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट तो ना यहाँ केवल केवल आपकी दो ही बनाई जा सकती है। अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाते अलग अलग, एक तो ऊपर से पास हो जाती एक नीचे से, और एक इस तरीके से पास हो जाती जो दोनों को टच करते हुए निकलती। अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं होते तो तब तीन हो जाती इसमें। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर यहां पर तो केवल दो ही टेंजेंट ऐसी होंगी जो दोनों से पास हो सकती हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये जो PT है ये इस पर एक टेंजेंट है, एंड TPO जो TPO TPO एंगल है वो 35 डिग्री है। तो ये वाला X एंगल हमें बताना है। तो आप हम ये जानते हैं कि जो ये रेडियस है दिस इज सेंटर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल PTO इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज हम कह सकते हैं कि OT इज परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ ये एंगल हो गया 90, ये 35। इन ट्रायंगल TPO ले लेते हैं। इन ट्रायंगल TPO मैं करने क्या वाला हूं, मैं इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल निकाल दूंगा। फिर इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो 180 होगा, और फिर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री, प्लस ये एंगल हो गया 35 डिग्री, प्लस एंगल TOP, एंगल TOP इन सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसको इधर ले आइए, एंगल TOP हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 125। 10 माइनस 5 इज 5, यहां पे आ गया 10 माइनस 5 इज 5, एंड यहां पे 7 माइनस 2 इज 5, 55 डिग्री। नाउ दिस एंगल, एंगल TOP प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल X 180 डिग्री का होगा। आप कह सकते हो कि लाइनर पेयर एंगल्स, लाइनर पेयर एंगल्स हैं। तो TOP तो हमने अभी निकाला 55 डिग्री का है, एंगल X हमें निकालना है 180 डिग्री, इधर ले आओ। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज 125 डिग्री, तो एंगल X हमारे पास 125 डिग्री हो गया। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यहां पर लगाया है। पहले तो ये एंगल 90 का होता है हमें पता है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल निकाल लिया। इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, बिकॉज दे आर लाइनर पेयर। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर मिल गई। क्वेश्चन 11 देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज आ, वो एक ट्रेपेजियम होता है। आप समझें, जैसे दिस इज क्वेश्चन 11, ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD, क्योंकि इसकी चार साइडें हैं तो ये आपका क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये क्या होता है आपका, जो प्रोपोर्शनल होंगे, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब सॉरी बाइसेक्ट नहीं करेंगे, वो कट करेंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम इस डायगोनल को डिवाइड करोगे तो भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपके पास ट्रेपेजियम होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन 12 देखिए, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, वी हैड अ ट्रायंगल, दिस इज ABC। यहां पर जो आपका DE है वो पैरेलल टू BC दे रखा है।
हमारे पास यहां पे AD है दैट इज 2 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, BC है 7.5 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ ऑफ DE निकालना है, DE की लेंथ निकालनी है। अगर मुझे इनमें से कोई लेंथ निकालनी होती तो मैं BPT का यूज कर लेता, मुझे इजीली मिल जाती, बट ये लेंथ तो ना मुझे सिमिलरिटी से ही मिल सकती है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में और पूरे वाले ट्रायंगल में, अब दोनों में ये एंगल ए तो आ ही रहा है, दैट इज कॉमन। कोई एक एंगल और दिखा दो। ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AB, और मुझे कौन सी साइड चाहिए, DE, तो DE अपॉन BC। अब जरा चेक करिए AD कितना दे रखा है 2, दिस इज AB कितना दे रखा है, AB नहीं दे रखा, तो AB हम निकाल भी सकते हैं, AD प्लस DB, AD प्लस DB, AD प्लस DB, BD दे रखा है हमें दैट इज 3 सेंटीमीटर, 2 प्लस 3 इज 5 सेंटीमीटर। DE मुझे निकालना है और BC दे रखा है 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आइए। DE इज इक्वल टू 2/5 इंटू 7.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे ले लिया, 2 से 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो DE कितना आ गया, DE इज 3 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने लगाया कि यहां पे BPT से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो हमने ADE और ABC को सिमिलर प्रूव कर लिया, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखा और हमें यहां पर DE की वैल्यू इन सेंटीमीटर मिल गई है। HCF ऑफ 2520 6600 वो है 40, और इन्हीं नंबर्स का जो LCM है वो हमारे पास है 252 इंटू के। हम ये जानते हैं कि LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B आपका इक्वल होता है A, B, यानी किन्हीं भी दो नंबर्स का LCM और HCF का आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल होता है उन नंबर्स के ही प्रोडक्ट के। तो HCF इंटू LCM यानी 40 इंटू 252 इंटू के इन दोनों नंबर्स के ही प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। दैट इज द प्रॉपर्टी। के की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आइए, 2520 इंटू 6600 ओवर 40 इंटू 252, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहां पे आपका दैट इज नंबर 2520, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई 1650। क्वाइट सिंपल हो गया, के की जो वैल्यू है वो 1650 हमारे पास आ गई है। लॉजिक क्या है, LCM ऑफ A इंटू बी, HCF ऑफ A इंटू बी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो A इंटू बी के ही इक्वल हमारे पास होता है। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें ऐसा पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स इसमें से बताना है कि जिनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल है। तो पहले तो हमें इनमें इरेशनल निकालने होंगे, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। जैसे यहां पे रूट 16 का तो हो जाएगा 4 और रूट 4 हो जाएगा 2,
यानी ये दोनों तो रेशनल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि पेयर ऑफ इररेशनल, तो दोनों क्या होने चाहिए, इररेशनल होने चाहिए। √5 और √2 दोनों का नहीं निकाला जा सकता, दोनों इररेशनल है, ये भी इररेशनल है और ये भी इररेशनल है। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं कर लेता हूं, तो वो हो जाएगा √5 इंटू 2। आप प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि √a इंटू √b को आप √a इंटू b लिख सकते हैं। तो दिस इज √10 और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों इरेशनल होने चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल आना चाहिए। इनका तो प्रोडक्ट भी इरेशनल आ गया है। इसको चेक करें तो इसका हो गया 6, यानी ये तो रेशनल हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों इरेशनल हैं, √3 और √27 दोनों ही इरेशनल हैं और प्रोडक्ट हो जाएगा 27 इंटू 3 दैट इज √81 यानी कि 9 एंड दैट इज रेशनल। तो हमारे पास वो जो पेयर है वो ऑप्शन सी होगा, जिसमें दोनों आपके इरेशनल हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन 15 देखिए, if a digit is chosen at random from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक की जो डिजिट्स हैं और उनमें से कोई एक डिजिट चूज की गई है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर डिजिट हमने चूज की है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहां पर बतानी है। तो हम यहां पे लिखेंगे द गिवन डिजिट्स आर, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं कह दूं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर 9, एंड मैं यहां पे मान लेता हूं लेट E denotes the event of getting an odd prime number। हमें एक ऑड प्राइम नंबर मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इवेंट को हमने ई मान लिया। तो ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे, जो ऑड प्राइम नंबर है, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। प्राइम होता है जो 1 और केवल अपने आप से डिवाइड होता है, तो ऑड प्राइम देखना है। 2 प्राइम है बट इवन है, 3 इज ऑड प्राइम, 5 is odd prime and 7 is odd prime. So these three numbers are odd prime numbers. अब probability of event E मुझे निकालना है, एक ही फॉर्मूला, favorable number of cases अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 9, यानी कि हमें एक ऑड प्राइम नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। क्वाइट सिंपल, ई इवेंट हमने मान लिया ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, और ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हमारे पास आ गई। Question 16. The mean of first 5 observations is 15. If the mean of first 3 observations is 14 and that of last 3 observation is 17, then the third observation is। तो हमें 5 observations टोटल में दे रखी है, वो कुछ नहीं दे रखी हैं तो वो हम मान लेते हैं। Let the 5 observations are, वो हमने क्या मान ली, वो मान ली x1, x2, x3, x4, x5। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हमने वो मान ली है। वो कह रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। अगर मैं इनका मीन निकालू तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर 5 और ये हमें 15 दे रखा है। यहां से मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 हमारे पास आ गया 75। इसको मान लिया हमने फर्स्ट। क्वाइट सिंपल था। पहली 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो हमें 75 दे रखा था, तो वो हमने निकाल लिया और 5 को इधर ले गए। आगे क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये आ गया पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन, और वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14। 3 को इधर ले गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 यहां पे आ गया 42, दिस इज सेकेंड। एंड वो कह रहा है दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, और लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन का 17 है। लास्ट की 3 कौन कौन सी हैं, ये है x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 3 इज इक्वल टू दैट इज 17। इसको इधर ले आओ, x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 51। ये जो डाटा था वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और अब वो कह रहा है कि आप थर्ड ऑब्जर्वेशन बता दीजिए, यानी कि हमें x3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझे x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं। ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज 51 यहां रख लिया हमने, तो यहां पे आ गया x1 प्लस x2 और प्लस का 51 इज इक्वल टू 75। इस तरफ ले आइए, x1 प्लस x2 75 माइनस का 51, तो ये आ गया 424, इसको नाम दे दो 4। अभी ये हमें मिल रहा है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 हमें ये मिल रहा है। अब मैं इस x1 प्लस x2 को कहां रखूं कि x3 मिल जाए, तो मैं इस x1 प्लस x2 को अगर यहां रख देता हूं इन सेकेंड, तो मुझे x3 की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग फोर्थ इन सेकेंड, तो यहां x1 प्लस x2 की जगह तो आ गया 24 प्लस x3 इज इक्वल टू 42, विच इंप्लाइज x3, इसको इधर ले गए 42 माइनस 24, 12 माइनस 4 इज 8, एंड यहां पे आ गया 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 2 इज 1, 18। सो हमारे पास जो x3 है वो क्या आ गया है 18, यानी जो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 18 यहां पे आ रही है। क्वाइट सिंपल था, जो भी उसने मीन दे रखे थे उन सभी को हमने निकाल लिया और फिर हमने उनको यूज करके x3 की वैल्यू यहां पर निकाल दी है। क्वेश्चन 17 देखिए, perimeter of a sector of a circle whose central angle is 70 degree and radius 7 centimeter is, perimeter निकालना है हमें एक सेक्टर का। we had a sector, let's say this is a circle और उसका सेक्टर ये है। यहां पे जो सेंट्रल एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री एंड रेडियस है 7 सेंटीमीटर। मुझे इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। आप समझे पेरीमीटर क्या होता है, आउटर मीजर होता है, यानी अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो O A B, O से चलता हुआ A B और फिर O पर आने पर मैं कितनी डिस्टेंस कवर करूंगा दैट इज पेरीमीटर। तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, अगर मुझे ये आर्क ए बी मिल जाए तो मैं पेरीमीटर बता पाऊंगा, दैट इज क्वाइट सिंपल। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल एंड वो 90 डिग्री दे रखा है, एंड यहां पे 2 इंटू 22/7 आर इज 7, ये कैंसिल हो गया, 90 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 11, यानी कि 11 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर में निकालना चाहूं तो पेरीमीटर क्या होगा, ओ ए प्लस आर्क ए बी प्लस ओ बी, यानी 7 प्लस 11 प्लस 17 यानी 25 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वो हमें 25 सेंटीमीटर मिल गया।
यहाँ कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे कि जैसे रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल पाएंगे। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, तो बस लेंथ ऑफ आर्क आपको यहां निकालनी होगी एंड आफ्टर दैट आप इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 18 देखिए, in the given figure O is the center of circle, MN is the chord and the tangent ML at point M makes an angle of 70 degree with MN, the measure of angle MON। तो एंगल MON हमें बताना है। मैं फिगर ड्रा करता हूं, दैट इज एक सर्कल हमें दे रखा है, दिस इज द सर्कल, यहां कहीं MN कोड है, MN इज कोड, और यहां पे एक टेंजेंट भी ड्रा हो रही है, दैट इज ML। MN और ML के बीच का जो एंगल है दैट इज 70 डिग्री हमारे पास है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल O, तो वो कह रहा है MON यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है। अब आप यहां समझें कि दिस OM इज रेडियस एंड ML इज टेंजेंट। हम जानते हैं जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा ML पे, जो रेडियस है, रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो गया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं एंगल OMN प्लस एंगल NML इज 90 डिग्री। अब NML हमें दे रखा है 70, इधर ले आओ, एंगल OMN इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज 20 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज 20 डिग्री। अब ये जितना है इतना ही ये वाला हो जाएगा, ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे। आप बोले सर सेम क्यों होंगे, कि अगर आपको दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं यहां कह सकता हूं OMN इज इक्वल टू ONM, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो ये तो क्वाइट सिंपल हो गया कि ये जो ट्रायंगल है दैट इज OMN, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो सभी का सम कर लेंगे। तो यहां पे हम कर देते हैं, दैट इज एंगल MON प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर ले आएंगे, एंगल MON इज 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल MON इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल MON जो है वो 140 डिग्री हमारे पास है। क्वाइट सिंपल तरीके से किया है, हमने पहले ये वाला एंगल निकाल लिया, दैट इज 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 20 हो गया, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स के इक्वल बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, सभी ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री और एंगल MON हमने यहां पर बता दिया है। क्वेश्चन 19 देखिए, असर्शन क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड -1,1 इन द रेशियो 1:2, वो ये पॉइंट है। ये हमसे कह रहा है कि इस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को ये पॉइंट डिवाइड करता है और उसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, दैट इज x1, y1, b है हमारे पास x2, y2। सम यहाँ पे c पॉइंट है जो इसको रेशियो में डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में। तो इस c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, समझे, m1 की इधर m2 की इधर मल्टीप्लाई, m1 की इससे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे इन दोनों का सम यानी कि m1 प्लस m2। अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इससे m1 y2 प्लस m2 y1 और दोनों का सम नीचे m1 प्लस m2। अब जरा चेक करो क्या यही फॉर्मूला दे रखा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
एंड ये सेम, यानी कि आर तो ट्रू है आपका। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं कि सी के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 1,2, बी है -1,1। सी इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो मैं यहां पे लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। देखिए वो क्या आ जाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की इधर। 1 इंटू -1 इज माइनस का 1, 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन यहां पे दैट इज ये आ गया 1 + 2, दोनों का सम। 1 की मल्टीप्लाई इधर 1, 2 की मल्टीप्लाई इधर 2, 4/2, 2 + 1। तो यहां पे आ गया 1/3, 1/3, और ये आ गया 5/3। ये तो हमने निकाला है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है माइनस का 1/3 प्लस 5/3, यानी गलत दे रखा है, यानी जो असर्शन है वो तो फॉल्स है, ए इज फॉल्स। एंड जो आर है ना वो ट्रू है, क्योंकि वो सही फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने पॉइंट को निकाला है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन 20 है, इन अ क्रिकेट match a batsman hits a boundary 9 times out of 45. He plays the probability that in a given ball he does not hit the boundary is। तो हम यहां ना इवेंट मान लेते हैं, let E denotes the event that player hits the boundary, player hit the boundary। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल कितने हैं, कितनी बार वो हिट करता है, दैट इज 9। इसको हम यहां लिखते हैं पीई। फेवरेबल केस है 9, टोटल है 45, यानी वो बाउंड्री को हिट करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। यहां पर पीई प्लस पी नॉट ई, नॉट ई का मतलब है डज नॉट हिट द बाउंड्री इज, तो वो होता है 1। हमें निकालना है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, वो ये होती है। तो नॉट ई निकालने के लिए हम पीई को इधर ले आए, यानी 1 माइनस का पीई, तो 1 माइनस 1/5 इज 4/5, यानी सही कह रहा है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री है वो 4/5 आ रही है, और इसने भी 4/5 दे रखी है, मतलब सही कह रहा है, तो ये बात यहां पे सही हो गई। और रीजन को देखें कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, सही है, और इसका ही यूज करके हमने नॉट ई को निकाला है। तो आप लिखेंगे कि ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखी है। तो क्वाइट सिंपल था, क्योंकि हमने उसी फॉर्मूले का यूज किया है, तो हमें रिजल्ट यहां पर मिल गया है। सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a queen of hearts is not a jack। तो यहां पे आप समझें, there are total 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, लेट E denotes the event of getting a queen of heart। और यहां पे हम पीई निकालेंगे तो वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या है, यानी क्वीन ऑफ हर्ट होती कितनी है, क्वीन तो होती है 4, लेकिन हर्ट की क्वीन एक ही होती है। तो यहां पे हो गया आपका 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी। इसी का सेकंड पार्ट है, लेट एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड
is not Jack. यानी कि यहां पे या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, गेटिंग अ कार्ड अदर देन Jack. अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो जैक नहीं होते, यानी कि आप समझो 4 जैक होते हैं टोटल, 52 में से 4 जैक होते हैं, तो उनको हटा दो तो कितने कार्ड बच गए, 48 बच गए. 48 और टोटल है 52, कैंसिल कर लो. 12/13, यानी जैक ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 12/13 है. दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते थे कि आप जैक आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, फिर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती गेटिंग अ कार्ड अदर देन जैक या फिर नॉट अ जैक. क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए. If 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17, find the value of x minus y. तो हमें x minus y की वैल्यू निकालनी है जब दो इक्वेशंस हमें x और y में दी रखी. तो गिवन इक्वेशंस आर, वो हमें दे रखी हैं, दैट आर 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17. इसे नाम दो फर्स्ट, इसे नाम दो सेकंड. हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर x माइनस वाई की. अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालना कोई टफ टास्क नहीं है. अगर हमें x और y की वैल्यू मिल जाए, वो हम यहाँ x की वैल्यू में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी. तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पे मैं दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, क्योंकि y का कोफिशिएंट मुझे सेम दिख रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड. 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17. आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम कभी ऐड करते हैं कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट हम तब करते हैं जब अगर मान लो यहां भी प्लस का y होता ना, तब मैं सब्ट्रैक्ट करता ताकि y कैंसिल हो जाता. अब इनके अपोजिट सिंबल है तो मुझे ऐड करने से ही ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6x इज इक्वल टू दिस इज 30. 6 से 5 टाइम, यानी x की वैल्यू आ गई 5. अब x की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी डाल दो. 2 इंटू 5 प्लस y इज इक्वल टू 13, इधर ले आओ. y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3. तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई. मुझे वैल्यू निकालनी थी x माइनस वाई, यानी 5 माइनस 3 इज 2. तो मेरे पास यहां x माइनस वाई की वैल्यू दैट इज 2 आ गई है. इसके और वाला पार्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन 22 का बी पार्ट. Sum of two numbers is 105 and their difference is 45. Find the numbers. दो नंबर्स हैं हमारे पास कि जिनका जो सम है वो 105 एंड डिफरेंस है उनका 45. तो फाइंड द नंबर्स. तो हम पहले वो नंबर्स मान लेते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर इज x. लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y. हमने सेकंड नंबर क्या मान लिया, y मान लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सम है, सम ऑफ देम इज 105. एंड दूसरी कंडीशन कह रही है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 45. अब आप बोले सर x माइनस वाई क्यों लिया, y माइनस एक्स भी ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन पे हमने x को बड़ा माना है, आप y को बड़ा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम तरीके से क्वेश्चन होगा. अब y का कोफिशिएंट सेम प्लस साइन डिफरेंट है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 105
x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। ये तो यहां कैंसिल हो गया, दिस इज 2x, 5 5 10, 150, यानी x आ गया 75। अब x इज इक्वल टू 75 किसी में भी डाल दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 75 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ गया 75 प्लस y इज इक्वल टू 105, इधर ले गए 105 माइनस 75, 5 माइनस 5 इज 0, 10 माइनस 7 इज 3, तो y इज इक्वल टू 30। तो गिवन नंबर्स आर, तो जो नंबर्स है वो क्या आ गए हमारे पास, नंबर्स आर 75 एंड 30, ये दोनों हमारे पास वो नंबर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point P xy is equidistant from the points A 7,1 B 3,5। हमारे पास एक पॉइंट P है, we had point P that is x, y, और यहां पे एक A पॉइंट है 7,1, यहां पे एक B पॉइंट है that is 3,5। जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस, पीए जो डिस्टेंस है वो पीबी डिस्टेंस के इक्वल है। तो एक्स वाई में एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या निकालना है, जो इस कंडीशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है। अब वैल्यू तो कुछ मिलेगी नहीं, एक्स वाई में जो इक्वेशन रह जाएगी ना वही रिलेशन होगा। यहां पे मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P that are x, y, coordinates of A and B are A is 7,1 and B is 3,5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे कह सकते हैं कि जो PA डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू PB, ये हमें दे रखा है। अब बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम PA कैसे निकालेंगे, PA निकालेंगे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों कंडीशन, दोनों साइड में जो वैल्यूज दे रखी है इनको सॉल्व करके मुझे एक्स वाई में एक रिलेशन निकालना है। पहले तो इस रूट को यहां से हटाना होगा, उसको हटाने के लिए दोनों तरफ कर दें स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, जरा चेक करिए। यहां पे रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहां बच गया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y। हमने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके सभी को ओपन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर भी सेम सिंबल, तो दोनों तरफ सेम सिंबल है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे माइनस का 14x, इधर ले आओ तो प्लस का 6x, यहां पे माइनस का 2y और ये प्लस का 10y, यहां पे दिस इज 50, इधर ले आओ, यहां पे हो गया 34 माइनस का 50, यहां पे दिस इज माइनस का 8x प्लस का 8y और यहां पे आ गया 6 माइनस का 16, माइनस 8 कॉमन ले लो यहां से, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही हमारे पास क्या है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमें निकालना था, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन हमारे पास यहां पे आ गया है।
हमें केवल कंडीशन क्या लगानी है कि जो PA डिस्टेंस है वो PB डिस्टेंस के इक्वल होगी, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमारे पास यहां पे रिलेशन आ गया है। क्वेश्चन 23 का बी पार्ट देखिए। Points A and B lie on a circle with center O such that AB is the diameter of the circle. Find the value of Y. Also find the radius of the circle. हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट A और B इस पर लाई करते हैं, सच दैट कि उसका जो सेंटर O है, सेंटर O हमारे पास है 2 कॉमा माइनस 3y और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 1 कॉमा y और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 कॉमा 7। वो कह रहा है कि O इस सेंटर और AB इसका डायमीटर है, तो यहां पे इस y की वैल्यू बतानी है और इस सर्कल की रेडियस निकालनी। आप समझो, अगर AB डायमीटर है तो O क्या हो गया, सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ O निकाल सकता हूं बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O वो क्या आ गई, देखिए x1 प्लस x2 यानी -5 प्लस 1/2 और y प्लस 7/2। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। यहां पे आ गया 4/2 यानी कि 2, यहां y प्लस 7/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं भाई, एक तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O हमने निकाले दैट आर 2 कॉमा y प्लस 7/2 एंड एक हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 कॉमा माइनस का 3y। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ O हैं तो इक्वल होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ O हमने निकाले बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक क्वेश्चन में दे रखे थे, तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, y प्लस 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 3y। इधर ले आओ, y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 6y। इधर ले आओ, y प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 7, 7y इज इक्वल टू माइनस 7 और यहां पे विच इंप्लाइज जो y है वो क्या आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आ गई यानी 2 कॉमा सॉरी माइनस 1 आ गई, 2 कॉमा 3 हो गया। y की वैल्यू आ गई -1 तो 2 कॉमा 3। मुझे निकालना है OB, तो मैं OB निकाल सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16 रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्वाइट सिंपल लॉजिक यहां यूज किया है कि O अगर सेंटर है, AB इज डायमीटर, तो ये मिड पॉइंट होगा। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। O के कोऑर्डिनेट्स दे भी रखे थे तो दोनों को इक्वल रखा और Y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू को यहां पुट कर दिया तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OB जो रेडियस है वो हमें मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, इन द गिवन फिगर EA अपॉन EC इज इक्वल टू EB अपॉन ED। हमें दे रखा है कि EA यहां पे EA अपॉन EC इक्वल है EB अपॉन ED के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल EAB है वो ECD के सिमिलर है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल ECD। हमें गिवन पार्ट है EA अपॉन EC इज इक्वल टू EB अपॉन ED, ये हमें दे रखा है, दैट इज गिवन। अब आप देखिए, ये साइड अपॉन में ये साइड प्रोपोर्शन में है, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में है, और इन दोनों जो साइडें प्रोपोर्शन में है, मैं यहां कह सकता हूं कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED। इक्वल होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल।
AEB ECED। तो आप देखिए दो साइड प्रोपोर्शन में उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल EAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECD। क्वाइट सिंपल हो गया, केवल हमें एक कंडीशन बतानी है कि इनके बीच में बनने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 है, इस वाली वैल्यू को मुझे यहां पर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए मैं इन सब की वैल्यूज यहां रखूंगा और सॉल्व करने पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो इसका आंसर होगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, sec 30 होगा आपका 2/√3 और cosecant 30 होगा 2/1। यहां एलसीएम लोगे तो दैट इज 2√2, √2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 इंटू √2। यहां एलसीएम लोगे तो √3, यहां पे 2 प्लस 2√3। अब नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी, यानी √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां पे 2√3 प्लस √3 इंटू √3 इंटू √2 और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो बाहर बन गया 4√2, 1 प्लस √3, √3 इंटू √3 होता है 3, तो 2√3 प्लस 3√2 अपॉन 4√2 इंटू 1 प्लस √3, दैट इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वाइट सिंपल था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दे रखे हैं हमें उन सभी की वैल्यू पुट करनी है और हमें इसका आंसर यहां पर मिल जाएगा।